अग्निपथ योजना देश और देश के नौजवानों के लिए अभिशाप या वरदान। सेना की पेंशन काटने से पहले क्या नेताओं की पेंशन काट लेनी चाहिए? अग्निवीरों के साथ सरकार के इरादे सही या गलत? 4 साल बाद सैनिकों के रिटायर होने पर उनके कैरियर का जिम्मेदार कौन? अग्निपथ योजना को ध्यान से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में हम इंडियन आर्म फोर्सेज को दुनिया के टॉप अन्य आर्म फोर्सेज के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें रक्षा बजट, सैनिकों की कुल संख्या, उनके एयरक्राफ्ट आदि चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना सही या गलत, इसके फ़ायदे और नुकसान पे बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम आपके कुछ प्रमुख सवालों का जवाब देंगे। अगर हम बात करें डिफेंस बजट की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका $778 बिलियन, चाइना $252 बिलियन और वहीं इंडिया मात्र 72.9 यानी लगभग $73 बिलियन अपनी आर्म फोर्सेज पे खर्च करती है। अगर बात करें टोटल एयरक्राफ्ट की तो यूएस के पास 13,247, रसिया के पास 4,175, चाइना के पास 3,285, वहीं इंडिया के पास 2,186 एयरक्राफ्ट हैं। टोटल एरिया की बात करें तो रसिया 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, यूएस 9.8 मिलियन, चाइना 9.5 मिलियन, वहीं इंडिया का क्षेत्रफल 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल में हमारा हिस्सा सिर्फ 2% है। चाइना का 6%, अमेरिका का 6% और रसिया का 11% है, यानी उनका क्षेत्रफल हमसे बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ आर्मी। चाइना के पास 21,85,000 आर्मी है, इंडिया के पास 14,55,550, यूएस के पास 13,88,100 और रसिया के पास 10,14,000। इस प्रकार इन देशों का क्षेत्रफल हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपने इतने बड़े क्षेत्रफल को कवर करने के लिए बहुत थोड़ी सी आर्मी रखी है, जबकि हमने अपने थोड़े से क्षेत्रफल को कवर करने के लिए उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा आर्मी रखी है। इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि जहाँ दुनिया के सारे बड़े और विकसित देश एक तरफ टेक्नोलॉजी पे फोकस करके टेक्नोलॉजी को बढ़ा के मैन पावर कम कर रहे हैं, वहीं हम टेक्नोलॉजी पे कम फोकस कर पा रहे हैं और मैन पावर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हमारे पास एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, विध्वंसक युद्धपोतों की कमी है। अगर हमारी सेना में आधुनिक उपकरणों की कमी है तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 तो रक्षा बजट हमारा कम है और दूसरा उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार कह रही है कि सेना के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सेना को ही पेंशन देने में खर्च हो जाता है और अग्निपथ योजना से उस पेंशन को हम बचा करके अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे और इस योजना के लाने से जो सेना की अभी एवरेज एज 32 वर्ष है वो घट के 22 से 23 वर्ष आ जाएगी, यानी कि हमारी आर्मी और भी यंग हो जाएगी। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की ये अग्निपथ योजना सही मालूम पड़ती है। हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर नेताओं की पेंशन कट कर दी जाए और उसे देश सेवा में लगाया जाए, उसे आर्म फोर्स में लगाया जाए, तो बेशक हमारी आर्म फोर्सेज और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, हमारे पास और भी ज़्यादा विध्वंसक हथियार हो जाएंगे। कुछ लोग इंटरनेट पे ये अफवाहें फैला रहे हैं कि 4 साल बाद जब सेना के जवान वापस आएंगे तो वो कहीं ना कहीं अंदर से जले हुए होंगे, गुस्साए हुए होंगे और वो किसी टेररिस्ट गैंग का हिस्सा हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्स वीरों की फ़ौज है, यहाँ पे आज तक कभी कोई गद्दार हुआ ही नहीं। और एक और बात कि जो हमारे देश की सेवा करना चाहता है, जो सच में फ़ौज में जाना चाहता है, उसी का सिलेक्शन इंडियन आर्म फोर्सेस करती है। हमारी सिलेक्शन रीति इतनी अच्छी है कि हम गद्दारों को पहले ही छांट देते हैं और जो एक बार आर्म फोर्स में भर्ती हो गया, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसे गद्दार नहीं बना सकती। जब अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे तो उनके सामने प्रमुख चुनौतियां क्या होंगी? सबसे पहली चुनौती होगी कि एक बंदा जो सरकारी सर्विस करके आ रहा है, अपने दिमाग को कन्विंस करना कि अब चलो आप प्राइवेट जॉब करो, उसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई होगी। दूसरी कठिनाई
कि एक व्यक्ति जो 4 साल जॉब से गुजार के आ रहा है उसे किसी दूसरे क्षेत्र में जॉब पाना थोड़ी सी कठिनाई होगी। तीसरी प्रॉब्लम कि जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाएगा तो उनके सामने सबसे बड़ी बात यह आएगी कि आप उन 75% लोगों के साथ रिजेक्ट होके क्यों आए, आप उन 25% लोगों में क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाए। सवाल है, क्या सेना की भर्ती 4 साल कर देने से हमारी आर्मी में अनुभवी सैनिकों की कमी हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी हमारे सेना में अभी ऐसे ऑफिसर तैनात हैं, अभी ऐसे सोल्जर्स तैनात हैं जो जॉब कर रहे हैं और जिनकी जॉब मिनिमम अभी आने वाले 15 सालों तक चलेगी। और आने वाले 15 सालों में हर साल 25% लोग तैनात होके आगे सेना में जाते रहेंगे, यानी कि जो अभी आने वाले 4 सालों में तैनात होगा 15 साल बाद उसकी जो अनुभव है वो 10 से 15 साल की हो जाएगी और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इस प्रकार ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हमारे सेना के जवानों में अनुभव की कोई कमी नहीं होगी। क्या सैनिकों की सेवा 4 साल से ज़्यादा कर देनी चाहिए? आइए चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई सोल्जर 4 साल में रिटायरमेंट लेके अगर आता है तो उसके पास आसानी से कोई दूसरा बिजनेस या कोई दूसरा काम शुरू करने का समय होगा, क्योंकि उसने सिर्फ 4 साल ही किसी एक क्षेत्र में गुजारे हैं। अगर वो किसी एक क्षेत्र में 10 साल या 15 साल बिता के आएगा फिर उसके पास कोई नई शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। एक और बात, 17 से 21 के बीच में सिलेक्ट हो रहे लोगों की रिटायरमेंट की एज 21 से 25 साल होगी, यानी कि एकदम नए खून होंगे, नया उत्साह होगा, नया जोश होगा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी। उस समय वो कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होगा, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास काफ़ी समय होगा। क्या सेना की एज बढ़ा के 10 साल कर देनी चाहिए? हाँ, इसमें कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जो आज लगभग 12 लाख रुपए सैनिक को रिटायरमेंट पे मिल रही है, अगर वो 10 साल बाद आएंगे तो वो लगभग 30 लाख रुपए होगा। 30 लाख रुपए एक ठीक ठाक अमाउंट होता है जिसमें एक सैनिक अपने सारे काम भी निपटा सकता है, कुछ नए स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है, कुछ नए बिजनेस भी शुरू कर सकता है और खुद को थोड़ा समय भी दे सकता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, और खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए भी थोड़ा समय दे सकता है। इसलिए अगर 10 साल कर दी जाए तो ये सारे बेनिफिट होंगे। इसके अलावा सैनिक ज़्यादा दिन तक काम करके आएगा तो उसके पास कई सारी फैसिलिटीज़ होंगी, या फिर यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उसके पास गंभीरता भी होगी। लेकिन हाँ, वहीं एक प्रॉब्लम भी आएगी कि अगर 10 साल तक लगातार एक ही क्षेत्र में आप काम करके आए हैं तो फिर किसी दूसरे क्षेत्र में या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जो पूरी तरीके से डिफरेंट हो उसमें काम करना कठिन हो जाएगा, बेहद कठिन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर 10 साल तक आपने सरकारी सर्विस कर ली, फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना आपके लिए थोड़ा और दुर्लभ काम होगा। इन दोनों के अलावा जब आप फिर से लौट के आएंगे तो ये कहा जाएगा कि 10 साल तक जब आप उस सेना में थे क्या आप तब भी चीज़ों को नहीं सीख सके जो आप 25% में शामिल नहीं हो पाए, या जो भी नियम हो, पॉलिसी हो। कहने का मतलब ये है कि सेना की ये 4 साल से बढ़ा के 10 साल करने में कुछ फ़ायदे हैं तो बेशक कुछ नुकसान भी हैं। ये डिसीजन आपका भी होना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेताओं की पेंशन हर हाल में कटनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। काटिए उनकी पेंशन, उनके अतिरिक्त भत्ते काटिए, लगाइए ना उसे आर्मी में, क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विथ मिश्रा चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, और आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें और इस बातों को भी जो आपने सीखी है लोगों के साथ बताएं और चर्चा करें, तथा उन लोगों से बचने की कोशिश करें जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।